हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारी डीएलएड की थर्ड सेम के लिए मैथ्स की सीरीज़ चल रही है और हमारा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी कि जितना भी हमारा सिलेबस था वो हम यहाँ पे कवर अप कर चुके थे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। तो आज का ये जो हमारा सेशन है ये प्रैक्टिस सेट का रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाके उनको देखिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और जिन्हें लगता है कि हमने अपना पूरा का पूरा जो सेशन है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, कंप्लीट कर लिया है, तो वो हमारे साथ क्वेश्चंस ट्राई करिए और कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पहले आप खुद से ट्राई करें और फिर मेरे साथ मैच करें। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा अनुपात बड़ा है, यानी कि यहाँ पे दो अनुपात दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पे उसने बड़ा पूछा है, क्वेश्चन में वो आपसे छोटा भी पूछ सकता है, तरीका एक ही रहेगा, मेथड एक ही रहने वाला है। बट जैसे कि आपको अनुपात वाले चैप्टर में समझाई गई थी ये बात कि अनुपात हम हमेशा दो सेम क्वांटिटीज़ का निकालते हैं, दो सेम मात्रक का निकालते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ हमारे पास पैसे में है और एक चीज़ रुपये में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सब चीज़ों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम क्या कर लेंगे, अपने पूरे क्वेश्चन को पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए होने क्या वाला है, यहाँ पे जैसे ही हम सारी चीज़ों को पैसे में बनाएंगे तो ऑलरेडी पैसे में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 200 पैसे। ये था हमारे पास 40 पैसे, बीच में रेशो का साइन। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 50 पैसे, ऑलरेडी वो पैसों में है तो उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अनुपात का साइन लगाया हमने 4 रुपये, यानी कि 400 पैसे। अब अनुपात हम हमेशा कैसे निकालते हैं, सरलतम रूप में कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पूरे क्वेश्चन को सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि जब हम इस अनुपात को कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1:5, यानी कि 1:5। अब इसको भी हम फिर से सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से जब हम 40 को काटेंगे तो ये आएगा 1:8। अब वैसे तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो पहली वाली संख्या है वो सेम है, तो सिंपली हमारा ये वाला जो अनुपात है बड़ा हो जाएगा। बट अगर हम इसको बेसिक मेथड से देखें स्टूडेंट्स तो क्या होने वाला है, ये है 1:5 और ये है 1:8। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको कराए गए थे तो मैंने बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो नीचे की संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, ध्यान रखिएगा, नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाना है, ऊपर वाली संख्या को नीचे नहीं लेके आना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 5। तो कौन सा हमारे पास जो रेशो है वो बड़ा होने वाला है, ये वाला, यानी कि ये वाला। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1:5 जो है, यानी कि 1:5, यानी कि 40 पैसे 2 रुपये का जो अनुपात है वो बड़ा है किससे, 50 पैसे और 4 रुपये से। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा घातांक एवं करनी वाले चैप्टर से, जहाँ पे हमने 4 तरीके के रूल्स देखे थे। तो जिन भी स्टूडेंट ने ना देखा हो वो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इस चैप्टर को देख सकता है। अब हमने देखा था कि जब भी आधार गुणा में होंगे और सेम होंगे तो जो उनकी घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो ऊपर की जो घातें होंगी क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 19 और नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर 25। अब हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास दो जो संख्याएं हैं वो डिवाइड में है, भाग में है और घात सेम है तो वो जो होती है पावर्स जो होती हैं उसकी माइनस हो जाती है। बात होती है कि यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि आंसर जो होना चाहिए हमारा ज़्यादातर पॉजिटिव में आना चाहिए, यानी कि धनात्मक संख्या आनी चाहिए। जो हमारी घात है वो हमेशा एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली घात है हमारे पास, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो 19 जो है छोटा नंबर है 25 से, तो हम क्या करेंगे 19 को नीचे लेके आएंगे, 25 को ऊपर नहीं लेके जाएंगे। अगर आप 25 को लेके जाते हैं, हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया होता तो आपका वहाँ पे आधा नंबर या 1 नंबर काट लिया जाता। तो ये गलती हमें यही नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अभी हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, हमने लगाया कि जो हमारी घात है वो जुड़ गई हैं। तो आप ब्रैकेट में इस तरीके से रूल्स भी लिख कर आएंगे कि हमने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करा है। अगर हमारा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तब क्वेश्चन को 2 मार्क्स में एग्जामिनर का देने का मतलब ही यही है क्योंकि वो आपसे चाहता है कि आपको ये क्वेश्चन डिटेल्ड फॉर्म में पता हो। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं,
हमने ये रूल लगाया कि जब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो डिवाइड में हैं तो क्या होती हैं, पावर माइनस हो जाती हैं। अब जिस घात को हम मूव करते हैं वो माइनस में चली जाती है, जिस घात जो अपनी जगह पे रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होने वाला है हमारे पास, इसको हम नीचे ले आएंगे, ऊपर 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा -19, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 6। आज गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो हो सकता है आपको वॉइस थोड़ी अजीब सी आ रही हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये फिर से हमारा कहीं ना कहीं घातांक और करनी का चैप्टर है। इसके साथ ही साथ इसमें हमें सिंप्लीफिकेशन का भी प्रोसेस लगाना है, ठीक है। तो इसमें सिंप्लीफाई और घातांक करनी दोनों का हम कह सकते हैं कि समावेश का क्वेश्चन है। अब हो सकता है स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम आगे अपने प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन दे, हो सकता है वो दोनों तीनों चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। तो वहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करना है, ध्यान से अटेम्प्ट करना है सारे चैप्टर्स का। एक तरह से कह सकते हैं अप्लाइड फॉर्म वो आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, हमें दिया गया है 3/5 रेज़ टू द पावर 0, 3/5 रेज़ टू द पावर 1, 3/5 रेज़ टू द पावर 2, फिर ब्रैकेट में ये बंद है, और इसके बाद है हमारे पास 7/5 रेज़ टू द पावर 2। अब हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें घातांक और करनी को तो सॉल्व करना ही है, साथ ही साथ बोर्ड मास का जो हमारा रूल होता है उसको भी ध्यान रखना है। तो बोर्ड मास का रूल हमारा क्या कहता था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फिर ब्रैकेट्स भी हमारे 3 तरीके के होते थे, स्मॉल, करली और लार्ज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो आपको अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट्स दिए गए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, अब जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है और उसकी जो घात है अगर वो 0 हो जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 1। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें अपने मार्क्स नहीं कटवाने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो वही का वही संख्या आ जाती है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3/5। अब प्लस ये क्या हो जाएगा 9/25, क्योंकि 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, हमारे स्मॉल ब्रैकेट सारे सॉल्व हो चुके हैं। इसको हम अभी एज इट इज़ छोड़ देंगे, या फिर आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो जब आप 7 का स्क्वायर करोगे यानी कि 7 का वर्क करोगे तो ये आ जाएगा 49, और 5 का वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 25। चलिए अब हम क्या करते हैं, मंझले ब्रैकेट को यानी कि जो हमारे पास करली ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, अब यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, बिना एलसीएम के ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बिना एलसीएम के आप इन नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। एलसीएम लेने का मतलब है कि आपको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा, यानी कि जो आपके हर वाला भाग है, जो आपका नीचे वाला भाग है, ये 1, 5 और 25, इनको पहले आपको सेम बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इन तीनों संख्याओं को ऐड कर सकते हैं। तो जब मैं 1, 5 और 25 का एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 25। तो चलिए यहाँ पे आ गया 25। अब हम क्या करते थे, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से डिवाइड, तो 25 आएगा। 25 को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया 25, बीच में प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का लगा दिया। फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे, 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, देन जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। इसके बाद 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आएगा 1, 1 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। ये हो चुका है हमारा इस तरीके से एलसीएम लेके। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स को सेम बना के इनको हम ऐड कर लेंगे। इसको अभी हम एज इट इज़ यहाँ पे चलने देंगे। चलिए अब ऐड करेंगे तो 25 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30 और 40, 49, यानी कि ये आ गया हमारे पास 49/25। डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 49/25। अब आप चाहें तो डायरेक्टली आंसर 1 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज एक तरीका और है, एक स्टेप हम इसमें और दे सकते हैं कि 49/25, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिवाइड का साइन दे रखा है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और पीछे वाली जो संख्या है स्टूडेंट्स हमारे पास ये चली जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। तो अब क्या होने वाला है, 49 से 49 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो आंसर आने वाला है 1, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1। बस सिंपली हमें एक एक स्टेप जो भी हम कर रहे हैं उसको हमें ध्यान में रखना है, बोर्ड मास के फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे घात दी गई हैं तो पहले आप उनको सॉल्व कर लीजिए और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, अब यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे आप लिख लेंगे 20,
20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, हमसे पूछा गया है टाइम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें होती थी। एक तो सिंपल इंटरेस्ट, एक हमारे पास होता था मूलधन, ठीक है, एक हमारे पास होती थी दर, और एक हमारे पास होता था टाइम, यानी कि कितने वर्षों में या जो भी समय होता था उसके बारे में। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब जनरली होता क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको वो 4 चीज़ें, यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं इस फॉर्मूले में, तो वो कोई भी 3 चीज़ें दे देता है और एक चीज़ मिसिंग होती है, तो वो आपको चौथी चीज़ वहाँ से निकलवा रहा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ और समझने वाली है कि यहाँ पे आपको ना तो मूलधन दिया गया है, ना आपको इंटरेस्ट दिया गया है, बल्कि आपको यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन के बारे में बोला गया है कि ये 4 गुना हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता था उसको हमें याद करने की ज़रूरत है। तो मिश्र धन होता था अमाउंट का फॉर्मूला होता था P प्लस आई। ये क्या कह रहा है कि ये जो अमाउंट है ना ये 4 गुना हो चुकी है, तो यानी कि ये हो चुका है हमारे पास 4P इज इक्वल टू P प्लस आई। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, आई की वैल्यू निकाल लूँगी। जब मैं इस P को यहाँ पे लेकर आऊँगी स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4P माइनस P इज इक्वल टू आई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3P इज इक्वल टू आई। अब हम क्या करने वाले हैं इस फॉर्मूले में, आई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3P रखेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं, बल्कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे क्या पुट करें, ऐसी वैल्यूज़ क्या पुट करें अपनी तरफ से कि हमारा आंसर आ जाए, हमारे दर निकल के आ जाए, रेट निकल के आ जाए। तो ये जो पार्ट है ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देता है। अगर हमें ये पार्ट नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आई की जगह पे 3P को पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3P। P की जगह पर P है ही, R हमें निकालना है, टाइम हमें दिया गया है 20 ईयर्स अपॉन 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, निकालना क्या है, R निकालना है, तो R को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी सब चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर नीचे ले जाएंगे। तो होगा क्या, अब ये 100 जो है स्टूडेंट्स ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये जो P है ये नीचे आ जाएगा, ये जो 20 है ये भी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, R, जो कि हमें निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 5 टाइम्स, P से P कैंसिल, तो क्या बचा है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 इंटू 5 यानी कि 15। अब ये जो दर होती है स्टूडेंट्स, ये हमेशा हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि परसेंटेज के साइन के साथ लिख के आते हैं। तो यानी कि 15% दर के साथ ये जो राशि है ये 20 वर्षों में अपने आप को 4 गुना कर लेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर है। तो जब मैंने आपको बैंक की जो जानकारी वाला मेरा चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था कि बचत खाता और चालू खाता में मेनली क्या अंतर होता है, कि बचत खाता, ठीक है, कोई भी खुलवा सकता है। चालू खाता कौन खुलवाता है, जब कोई कंपनी, हम किसी वाले कंपनी को खुलवाना होता है या ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करनी होती है। क्योंकि बचत खाते में क्या होता है हमारे पास, जो हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी कि जो पैसे का लेन देन है वो 1 महीने में हम 3 से 4 बार कर सकते हैं, बट चालू खाते में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। तो आई थिंक मैं अगर आपको ओरली बोल रही हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, कि बचत खाता कोई भी खोल सकता है, ठीक है, चालू खाता कंपनीज या फर्म्स खोलती हैं। इसके बाद बचत खाता की बात करें तो बचत खाता में केवल जो लेन देन है वो महीने में 3 से 4 बार कर सकते हैं। चालू खाता में ऐसी कोई भी लिमिट हमारे पास नहीं होती है। वहीं बचत खाता पे हमें एक ब्याज मिलता है, चाहे वो कम मिले या ज़्यादा मिले, हर बैंक में वेरी करता है, बट हमें ब्याज मिलता है। चालू खाता पर हमें कोई ब्याज नहीं मिलता। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाता है कभी कभी 1 मार्क्स में कि वह कौन सा प्रकार का खाता होता है जिस पर हमें कोई भी किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा चालू खाता होता है, यानी कि जो हमारा करंट अकाउंट होता है, उस पर हमें किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक लघु गणक है, ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को लघु गणक की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा चैप्टर था लॉगरिथम्स यानी कि लघु गणक, उसमें आपको बताया गया था कि किस तरीके से अगर हमारे पास इस रूप में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, घात की फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है, जो संख्या हमारे पास आधार में होती है, जब हम लॉग लेते हैं तो वो फिर से आधार में ही रहती है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है। अब ये वाली जो सामने वाली संख्या है ये हम लिखते हैं लॉग के साथ,
और जो घात होती है वो चली जाती है हमारी दूसरी साइड पे, और इस तरीके से बन जाता है हमारा आंसर। अब यहाँ पे हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो साइन हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं उसके साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, यानी कि जिस संख्या के साथ जो भी चिन्ह है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उसको हमें चेंज नहीं करना है। सिंपली हमें क्या याद रखना है कि जो संख्या आधार में है वह आधार में ही रहेगी, ठीक है। जो राइट वाली संख्या है वो लेफ्ट में आ जाएगी और जो घात है वो उतर के सामने आ जाएगी। इस तरीके से बन जाता है हमारा आंसर। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ये याद रखना है यहाँ पे कि कौन सी संख्या कहाँ पे जानी है और कहाँ पे उसको प्लेस करना है। और अब हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से लिखाते हैं, ठीक है, या वो क्या करेंगे, आधार वाली संख्या को छोटा नहीं लिखेंगे या नीचे करके नहीं लिखेंगे, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो हमारे मार्क्स है वो कट जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट फिर भी हम अपना मार्क्स खो देते हैं यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अपने एग्जाम करते टाइम हमें नहीं करनी है। और एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, कभी भी जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जो अपना पेपर है ना वो पीछे की साइड से स्टार्ट करिए। मतलब जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, कोशिश करिए कि उनको पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि होता क्या है कि MCQs जो होते हैं हमारे वो हमारा टाइम सारा ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। और बाद के जो हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिससे हमें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ज़्यादा नंबर हम गेन कर सकते हैं, वो छूट जाते हैं और हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं या फिर कभी कभी हम फेल हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें एग्जाम करते टाइम अवॉइड करनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि शेयर जो होता है बट्टे पर कब होता है। तो जब मैंने आपको शेयर और लाभांश वाला चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया गया था बट्टे का मतलब होता है कि जब हम जिस पर्सन ने जो शेयर्स है खरीदे हैं अगर वो लॉस में जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कि मैंने जो शेयर है वो 10 रुपये में खरीदा था और आज की जो उस शेयर की वैल्यू है वो 5 रुपये रह गई है, तो मैं लॉस में हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो शेयर है वो बट्टे पर है। यानी कि जब किसी शेयर का बाजार मूल्य अंकित मूल्य से कम हो जाता है उस टाइम हम कह सकते हैं कि जो शेयर होता है वो बट्टे पर होता है। सिंपली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको बस एक स्टेटमेंट लिख के आनी है और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि यदि A बराबर 3, 6, 8, 9, 12 और B बराबर 6, 9, 15 है तो हमें A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले साइन का मतलब होता है यूनियन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम संघ, और इस वाले साइन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि हमें यहाँ पे निकालना है इसका सर्वनिष्ठ। अब आपको बताया गया था, देखिए अब यहाँ पे ना तो आपको संघ बोला गया है ना सर्वनिष्ठ बोला गया है, मतलब आपको इन सिंबल्स का जो मतलब है वो खुद से याद रखना पड़ेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता था, संघ होता था, यूनियन होता था, और इस साइन का मतलब इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ होता था। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते थे कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आने चाहिए, बट कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते थे। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से कोष्टक लगाना जरूरी है, तभी वो एक सेट समुच्चय माना जाता है। तो सबसे पहले इस सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, 3, 6, 8, 9, 12। अब कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना है, तो 6 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, 9 ऑलरेडी आ चुका है, 15 को लिख देंगे तो यहाँ पे हमारा ए यूनियन बी बन जाएगा। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी की। तो जो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे आएंगे, यानी कि जो सेम अवयव हैं हमारे कॉमन अवयव हैं वो उनको हम लिख देंगे। तो 6 और 9 हमारे कॉमन अवयव हैं, सेम हैं, इनको हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से ब्रैकेट में, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। बहुत ईजी है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ईजी आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो, और पूरे मार्क्स, कोई कैलकुलेशन नहीं होती खास, कोई ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, पूरे मार्क्स मिलते हैं इस चैप्टर में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे हमें 4x² - 12xy + 9y² का गुणनखंड करना है। कई तरीके हो सकते हैं, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको बताई गई था सबसे इजी तरीका कि अगर आपको 2 नंबर्स का, ठीक है, कोई भी 2 ऐसे पद दिखाई दे रहे हैं जिनका हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं तो बस उनको पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे मुझे सिंपली दिखाई दे रहा है कि जो 4x² है ये भी एक पूर्ण वर्ग है, और जो 9y² है ये भी हमारे पास एक पूर्ण वर्ग है, तो बस इनको पकड़ लीजिए और इनको बना दीजिए पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2x², बीच वाले संख्या को छोड़ दीजिए अभी, ये हो जाएगा 3y²। फॉर्मूले में क्या आता था, 2 तो आता ही आता था, तो 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई पहला पद, मल्टीप्लाई दूसरा पद। इस तरीके से यहाँ पे प्लस का साइन था तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए। अब क्योंकि हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे, जो पहला ब्रैकेट है उसको लिख लीजिए, 2 के पास जो साइन है वो लिख दीजिए, और जो बाद वाला लास्ट वाला ब्रैकेट है उसको लिख लीजिए और इसका कर दीजिए पूर्ण वर्ग। तो क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड, 2x - 3y और 2x - 3y, ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के गुणनखंड। ईजी क्वेश्चन है,
अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसीलिए कोशिश करिए स्टूडेंट्स कि क्वेश्चंस को ट्राई करने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़िए। कॉन्सेप्ट पता है तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम उसको एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हमें दिया गया है कि जो हमारी नीचे दी गई सारणी है इसका हमें समांतर माध्य निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो अब मीन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते थे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक टेबल और बनानी होती थी, यानी कि एक कॉलम हमें यहाँ पे और बनाना होता था और उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम करते थे गुणा। तो ये जो पद है इनको हम क्या मान लिया करते थे, x, और जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता है उसको मान लिया करते थे xf। अब हम क्या करते थे, यहाँ पे x और f की गुणा किया करते थे और इस तरीके से एक टेबल और बना लिया करते थे। तो आइए क्या करके गुणा करते हैं और फिर लास्ट में हमें क्या करना होता था, उसका एडिशन करना होता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 × 3 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, 8 2 जा 16, 10 2 जा 20, 12 6 जा 72, देन 14 8 जा हमारे पास हो जाएगा 112। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था समांतर माध्य निकालने का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता था हमारे पास माध्य, ये होता था हमारे पास माध्य। यानी कि सिग्मा का मतलब आपको बताया गया था, सिग्मा का मतलब होता है, सिंबल का नाम होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कि इन सारी संख्याओं का जोड़। इन सारी संख्याओं को अगर हम योग कर देंगे तो मेरे पास इस संख्या का यहाँ पे मेरे को आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से समेशन ऑफ एफ, यानी कि जो हमारे पास बारंबारता है जब मैं इसको जोड़ दूंगी तो मेरे पास नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। तो एक एक करके इनको ऐड कर लेते हैं, वहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 6 ये हो जाएगा 17, 17 और 8 ये हो जाएगा हमारे पास 25, यानी कि इस संख्या का जो टोटल है ये बन चुका है हमारे पास 25। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से 25। अब इन सब का योग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 ये हो जाएगा 16। ठीक, इस तरीके से 1 और 1 2 और 4 5 6 7, 7 और 7 14 और ये 15, ये हो गया 15 और यहाँ पे आ गया 256। इस तरीके से ये आ चुका है हमारे पास 256। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 256 और नीचे क्या आया हमारे पास 25। सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को भाग कर देंगे। अब भाग करते टाइम हम गलती क्या करेंगे, 25 से कम 25 कर देंगे स्टूडेंट्स और वहीं पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये गलती हमें यहाँ पे नहीं करनी है। तो अब ये गलती हमें यहाँ पे नहीं करनी है, तो गलती से बचने के लिए मैं आपको इसका पूरा डिवाइड फॉर्म में करके दिखा देती हूँ। तो जब हम इसको भाग करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, ये आया हमारे पास 256, तो 25 से कम 25, यहाँ पे हमारे पास बच गया 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, ना जाने की जीरो यहाँ पे हमें लगानी है, डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाना है। यहाँ पे अब हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे आएगा हमारे पास 60 बन जाएगा। तो 25 दूनी कितना होता है 50, ये आ गया हमारे पास 10। अब एक और जीरो बढ़ा सकते हैं तो ये आ गया हमारे पास चौका। ये पूरा का पूरा 25 चौका हम जानते हैं 100 होता है। इस तरीके से ये हमारा आ चुका है आंसर 10.24। इन सब पदों का क्या होने वाला है, इस पूरी हमारे पास जो सारणी है इसका जो माध्य है हमारे पास आ चुका है 10.24। अब एक चीज़ और का हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमें कोई भी जो मात्रक है वो नहीं दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बारंबारता है, ये हमें जो पद है ये हमें दिया गया था केजीज में, ठीक है, किलोग्राम जो थी इसकी यूनिट थी। तो आंसर में भी हमें किलोग्राम लगा के आना है। मान लीजिए अगर ये लीटर में था तो यहाँ पे हमें लीटर लगा के आना है। मान लीजिए किलोमीटर था तो हमें यहाँ पे किलोमीटर्स लगा के आना है। मतलब जो भी मात्रक हमें क्वेश्चन में दिया गया है वही मात्रक हमें अपने आंसर में भी लगा के आना है, अदरवाइज हमारा जो आधा नंबर है वो कट जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एग्जाम में भी टेबल जो आपको दी गई है उसको नोट करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे, उसका योग करेंगे, सारे मल्टीप्लाई करने के बाद योग करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और तब अपना आंसर निकाल के आएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो 10 क्वेश्चंस थे आपको समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, आपको लगा है आपकी कितनी तैयारी आपको समझ में आ चुका होगा, कहाँ आपके वीक पॉइंट्स रह गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, ये सब आपको इस प्रैक्टिस सेट के बाद समझ में आ गया होगा। तो अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको सुधारिए, दोबारा से कॉन्सेप्ट जाके पढ़िए, उनको रिवाइज करिए ताकि एग्जाम में जो आपने आज गलती करी है वो ना हो। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।